हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया शाहिद एंड यू आर वाचिंग अस ऑन हेल्थ टॉक। व्यूअर्स, आज के शो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के हवाले से। ये एक खामोश बीमारी है जो आजकल हर फर्द को मुतासर कर रही है और बहुत तेज़ी से फैल रही है। तो आज हम जानेंगे कि डायबिटीज़ है क्या, कौन सी टाइप डायबिटीज़ की सबसे ज़्यादा डेंजरस है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे सेहत कार्ड के हवाले से कि क्या सेहत कार्ड आजकल काम कर रहा है हमारे मुल्क में या नहीं, आपको बताएंगे। एंड टू डिस्कस दैट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रीजनल चीफ डॉक्टर नूरुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। वेलकम टू हेल्थ टॉक। डॉक्टर नूर, जैसे मैंने बात की है अभी डायबिटीज़ की, एक ऐसी बीमारी है जो आजकल हर दूसरे घर में है। तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, डायबिटीज़ है क्या? बेसिकली डायबिटीज़ में जैसे जुवेनाइल है और फिर एडल्ट है, दो तरह की डायबिटीज़ आती है। एक तो बच्चों में है और दूसरी बड़ों में है जी। दोनों में रीज़न सेम है कि या तो इंसुलिन बन नहीं रही, और अगर बन रही है तो वो इनइफेक्टिव है। तो इसलिए फिर हमें उसको बाहर से इंजेक्टेबल फॉर्म में, जैसे बच्चों में जो ट्रीटमेंट है वो इंसुलिन की सूरत में ही होता है, ओरल मेडिकेशन जो है वो इनइफेक्टिव होती है। और बड़ों में भी देखना होगा कि जब तक तो इंसुलिन थोड़ी बहुत प्रोड्यूस हो रही होती है, हम उसके साथ ओरल मेडिकेशन कर रहे होते हैं जी। लेकिन जब इंसुलिन की प्रोडक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फिर हमें इंसुलिन बाहर से लेनी पड़ती है। दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ पेन और इंजेक्टेबल। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने बात की टाइप 1 और टाइप 2 की, अक्सर हम सुनते हैं कि किसी इंसान को ब्लड में है, किसी को यूरिन में होती है, तो ये क्या मतलब होता है, इसका क्या लॉजिक है? एक्चुअली ये तो खैर मिथ है कि आप कहते हैं कि ब्लड में है और यूरिन में नहीं है। जब भी ब्लड में भी होगी फिर वो यूरिन में भी आएगी। ठीक है। तो आम तौर पे जो हम इसको गेज करते हैं वो गेज करते हैं हम ब्लड के ज़रिए। जैसे इसमें हम BSR करवाते हैं, रैंडम ब्लड शुगर है। फिर दूसरा ये होता है कि आप कहते हैं इसमें फास्टिंग करवा ली जाए। ठीक है। और तीसरा फिर पैरामीटर आ जाता है जब आप कहते हैं कि 12 वीक्स के ऊपर जो HbA1c है वो करवा ली जाए। दैट गिव्स यू अ फेयर इंडिकेशन ऑफ योर शुगर लेवल ओवर द पीरियड ऑफ 12 वीक्स। ठीक है। तो जब ये शुगर बढ़ती है तो इसने यूरिन में आना है। जैसे आप देखें, यूरिन जब हम चेक करवाते हैं, हम कहते हैं जी यूरिन कंप्लीट करवाएं, तो उसमें प्लस के सिग्नल आ रहे होते हैं। अगर वो यूरिन में आ रही है तो +1 होगा, +2 होगा, +3 होगा, +4 होगा। ठीक है। तो आएगी ब्लड में भी और यूरिन में भी आएगी, दोनों में आएगी जी। तो टाइप 1 और टाइप 2 की अगर बात करें तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा डेंजरस कौन सी है डायबिटीज़? टाइप 2 बेसिकली ये एडल्ट में है। जो टाइप 1 है उसमें इंसुलिन डिपेंडेंट होती है और वो उस पर हमें इंसुलिन ही देनी पड़ेगी। दैट वुड बी इंजेक्टेबल फॉर्म। ठीक है सर, अगर एज फैक्टर की बात करें तो किस एज के लोगों को ये ज़्यादा होती है डायबिटीज़? अब तो अगर हम बात करें तो वो सारी एजेस ही वल्नरेबल हो गई हैं। अब बच्चों में भी आ रही है, बड़ों में भी आ रही है, लेकिन आम तौर पे 35+ पे जाके डायबिटीज़ के सिम्टम जो हैं वो ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो सर इसके पीछे की वजह क्या है, ये क्यों इतनी आम हो गई है? अब देखें, अगर आप अपना लाइफस्टाइल देखें तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो लाइफस्टाइल ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हम रात गए देर तक जागते रहते हैं और जब तक जागते रहते हैं खाते रहते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दीन ये कहता है कि आपने इशा के बाद सो जाना है और आपका जो खाना है दैट शुड बी अर्ली, और जो रात का खाना है उसके खाने के 2 घंटे बाद आपको सोना चाहिए। अच्छा, वो तो पैटर्न हमने ख़त्म कर लिया, बिल्कुल ही ख़त्म है। अच्छा, दूसरी बात, जब मैं डाइट पे आता हूँ तो डाइट में अब बच्चे क्या बड़े क्या, हम सारे जंक फूड पे चले गए हैं। जितनी अनहेल्दी फूड है वो हमारी इनटेक है। बिल्कुल। और इसीलिए हम दुनिया में जो ग्रोइंग नेशंस में, रैपिडली ग्रोइंग नेशंस में, वी आर एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। बिल्कुल। सर, डायबिटीज़ के अगर सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो आपको बताएंगे कि आपको डायबिटीज़ होना शुरू हो गई है? एक्चुअली हम हेल्थ कॉन्शियस हैं नहीं, इसलिए हमें उस वक्त पता चलता है जब हमें हमारे दोस्त कहना शुरू कर देते हैं कि आपका वज़न बहुत कम हो गया है। तो वेट रिडक्शन इज़ वन ऑफ द सिम्टम्स। अदरवाइज जो कहा जाता है वो है पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया और पॉलीफेजिया। यानी आपको भूख ज़्यादा लगती है, आपको प्यास ज़्यादा लगती है और आपको यूरिन ज़्यादा आता है। तो जब कोई क्लिनिशियन के पास जाएंगे तो वो आपको सबसे पहले ये पूछता है कि आपको रात को बार बार यूरिन के लिए तो नहीं उठना पड़ता। तो दैट इज़ अ मेन इंडिकेशन। अदरवाइज पेशेंट बताते हैं जी मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, दिस इज़ अनदर सिम्टम। और इसी तरह से वो कहता है कि जी मेरा वज़न बड़ी तेज़ी से गिर रहा है, मेरे कपड़े लूज़ हो गए। तो ये 3 मेन इंडिकेशन है जो सिम्टम्स है जिनसे आपको अंदाज़ा होता है कि डायबिटीज़ हो रही है। अच्छा सर, क्या डायबिटीज़ का ताल्लुक जेनेटिक्स से भी होता है? बहुत गहरा ताल्लुक है। बल्कि कहा तो ये जाता है कि अगर पेरेंट्स को है तो आगे बच्चों को हो सकता है। ठीक है। लेकिन जेनेटिक में इससे भी बड़ा फैक्टर ये है कि अगर बहन भाइयों में से किसी को हो गई है तो जो बाकी बहन भाई हैं उनको अलर्ट जनरेट हो जाना चाहिए कि उसके बाद
उनकी बारी आ सकती है। अच्छा सर, अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है और आज तक मुझे ऐसा लगता है कि डायबिटीज़ का कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो मैंने नहीं देखा है और ना ही मैंने सुना है। और लोगों को जो है वो पिछले 22 साल से डायबिटीज़ हैं और उनके पास कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। मतलब वो मेडिसिन ले रहे हैं, अगर कोई भी मेडिसिन है, फॉर एग्जाम्पल द मोस्ट फेमस वन ग्लूकोफेज है, वो खा रहे हैं तो खाए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? अभी तक कोई इलाज जो है वो सामने क्यों नहीं आया प्रॉपर? अच्छा, असल में आप इलाज इस तरह से चाह रही हैं कि इसको मुकम्मल एरेडिकेट कर दिया जाए, तो अभी एरेडिकेशन तो नहीं है लेकिन ट्रीटमेंट तो है इसका। अच्छा। ट्रीटमेंट है लाइफ लॉन्ग, यानी आपको मेडिसिन पे रहना है, मेडिसिन के साथ आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब जड़ से ख़त्म नहीं हो सकती है? देखिए ना, जैसे मैं इसमें गुजारिश करूँ, कोई चीज़ें हैं जो बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। जैसे अगर थायराइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो आपको थायरॉक्सिन लेनी पड़ेगी। इसी तरह अगर इंसुलिन नहीं बन रही या बन रही है तो इनइफेक्टिव है, तो फिर आपको इंसुलिन लेनी पड़ेगी, दैट मे बी इन द शेप ऑफ टेबलेट्स, और आपको फिर इंसुलिन जो है वो इंजेक्शन की ज़रूरत में लेनी है। अच्छा सर, अगर हम बात करें फॉलोअप चेकअप्स की, तो डायबिटीज़ के लिए कौन से टेस्ट हैं जो आपको करवाने चाहिए? इसमें आमतौर पे आपने देखा होगा, जब आप डायबिटिशियन के पास या किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपसे कहता है कि आप एक चार्ट मेंटेन करें। उस चार्ट में आपको 2 टेस्ट जो हैं वो रूटीन में करने होते हैं। एक फास्टिंग शुगर है जो 12 घंटे की फास्टिंग के बाद आपको लेनी है, और दूसरा हम कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल। पोस्ट प्रेंडियल है खाने के 2 घंटे के बाद, वो चाहे आप नाश्ते के 2 घंटे बाद ले लें। सैंपल जो आपने चेक करना है वो घर के अंदर आप ग्लूकोमीटर से चेक कर सकते हैं, या इसको आप दोपहर और रात के खाने के साथ कर सकते हैं कि आपने खाना खाया उसके 2 घंटे के बाद आप शुगर चेक कर लें। और जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, उसमें एक तीसरा टेस्ट जो मोस्ट रिलायबल है, दैट इज़ HbA1c। तो HbA1c इज़ अ फेयर इंडिकेटर टू एवेलुएट योर 12 वीक्स। ठीक है। और इसका जो एवरेज शुगर लेवल है दैट वुड बी असेस्ड बाय HbA1c। ठीक है। एक शुगर पेशेंट को कितने अरसे बाद टेस्ट करवाने चाहिए, वीकली, मंथली या ईयरली? जब मैं HbA1c की बात करूंगा तो ये तो 6 माह के बाद करवाना चाहिए। बाकी जो उसके टेस्ट हैं जो रैंडम और फास्टिंग है वो तो उसको रूटीन में करते रहना चाहिए ताकि उसको अंदाज़ा उसका शुगर लेवल कैसा जा रहा है। डॉक्टर नूर, क्या घर में ग्लूकोमीटर का होना ज़रूरी है? अगर डायबिटीज़ है तो ग्लूकोमीटर का होना बहुत ज़रूरी है, और अगर मैं समझता हूँ डायबिटीज़ नहीं भी है तब भी आपको रैंडमली चेक करते रहना चाहिए अपना शुगर लेवल। उससे आप, जैसे आपको अंदाज़ा हुआ आपने फास्टिंग चेक की तो वो 110, 115, 120 आ रही है, तो इसका मतलब है आप प्री डायबिटीज़ में जा रहे हैं। अब आपको अपने फूड के ऊपर आपको चेक रखना है, आपने अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करना है। तो ये तो घर में मैं समझता हूँ एक बेसिक डिवाइस है जो आपको रखनी चाहिए। अच्छा सर, जैसे कि अभी आपने बात की है लाइफस्टाइल की, तो डायबिटीज़ का ताल्लुक ही लाइफस्टाइल से है कि कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, अपनी डाइट को कैसे मेंटेन करते हैं। तो लाइफस्टाइल आप कैसा बताएंगे कि कैसा होना चाहिए आपका अगर आपको डायबिटीज़ है? मैं जब पेशेंट से बात करता हूँ डायबिटीज़ के हवाले से तो मैं कहता हूँ कि 3 चीज़ें, इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक मेडिकेशन होती है, दूसरा आपका डाइट प्लान है, और तीसरा आपका लाइफस्टाइल है। अब लाइफस्टाइल में सोना जागना है, आपको 8 घंटे की नींद लेनी है और आपको अर्ली सोने के लिए जाना है। ये जो पहला हाफ है जो 12 बजे से पहले वाला है, इसको हमने यूटिलाइज करना छोड़ दिया। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट जिसमें आप डीप स्लीप में जाते हैं। तो आपको 8 घंटे की नींद लेनी है, आपने मॉर्निंग में अर्ली उठना है और आपको 30 मिनट्स की वॉक करनी है। ठीक है। और स्ट्रेस फ्री रहना है। हम बहुत सारी चीज़ों को सवार करते हैं विच इज़ मेन फैक्टर, वो चाहे जॉब है, चाहे आपका घर है, चाहे दोस्तों में बैठे हैं, फैमिली में बैठे हैं, तो वो जो स्ट्रेस है उसको आपने अले करना है। ठीक है। ये तो लाइफस्टाइल की बात है। फिर आपके खाने पीने की चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है। जिसमें मैं समझता हूँ 30% जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके खाने पीने की। अच्छा डॉक्टर नूर, अगर हम इंसुलिन की बात करें तो हर पेशेंट जो है वो इंसुलिन नहीं लेता है, तो इंसुलिन लेना किस टाइम पर आकर अलार्मिंग हो जाता है, लेनी चाहिए? आप देखें, जब आपने 2-3 कॉम्बिनेशन ट्राई कर ली ओरल मेडिकेशन के साथ और वो इफेक्टिव नहीं हो रहे, पेशेंट आके बार बार कह रहा है कि जी मेरा शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा। बच्चों में तो हमें जाना ही इंसुलिन पे है, तो बड़ों में भी जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ की बात की जाती है, तो जहाँ पे ओरल मेडिकेशन इनइफेक्टिव होती है तो उसके साथ हमें इंसुलिन पे जाना चाहिए जस्ट टू सेव आवर किडनीज। अच्छा डॉक्टर नूर, शुगर को कंट्रोल कैसे रखना चाहिए? अगर आपसे शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो फिर क्या कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो सामने आते हैं? कॉम्प्लिकेशन पे बात बाद में करूँगा, पहले मैं ये बता दूं कि हमें अपनी डाइट में किन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना है। ठीक है। एक तो ये कि आपको चीनी अपनी डाइट में से बिल्कुल एलिमिनेट कर देनी चाहिए, आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। उसके बाद ये जो मैदा है वो आपकी डाइट के अंदर नहीं होना चाहिए। मैदे से बनी हुई सारी प्रोडक्ट्स आपने आपको ख़त्म करनी है। फिर जो प्रोसेस्ड फूड है
वो कोई भी प्रोसेस्ड फूड, इवन आप जो दूध भी ले रहे हैं जो केमिकल के साथ है, आपको उसको अवॉइड करना है। और उसके बाद जो राइस हैं, अगर आपने राइस लेने हैं तो आपको ब्राउन राइस लेने हैं। बेकरी आइटम्स पे नहीं जाना, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी, जूस जो डिब्बे में बंद हैं, घर का बना हुआ फ्रेश जूस आप ले सकते हैं। बल्कि डायबिटीज़ के लिए जूस मना किया जाता है, इवन अगर आप घर में भी बनाते हैं। आप फल ले सकते हैं, जूसेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मैं दालों की बात करूं तो छिलके वाली सारी दालें डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए बड़ी बेनिफिशियल हैं। जैसे लोबिया है जी, साबत चने हैं, साबत मसूर हैं, सब्जियों में जैसे बीन्स हैं, वो सारी आप यूज़ कर सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको जो अवॉइड करनी है वो बेकरी आइटम्स है बेसिकली, या फिर चीनी और मैदे की बनी प्रोडक्ट्स हैं, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा सर, ये तो आपने डाइट बताई है, लेकिन जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं जो शुगर पेशेंट्स होते हैं ना, उनके बाजू जो हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं, या इस तरह के मसाइल उनके साथ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उनको फिजिकली एक्टिव कैसे रहना चाहिए? मैंने शुरू में बात की थी कि आपको टाइम पे सोना है और सुबह जल्दी से उठना है और आपने वॉक करनी है। बिल्कुल। हर पेशेंट के लिए, बल्कि पेशेंट नहीं, हर शख्स के लिए 30 मिनट्स वॉक जो है वो कंपलसरी है। आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते कि ये वॉक आपको किस किस तरह से बेनिफिट देती है। तो अगर आप 30 मिनट्स वॉक करते हैं, आपका शुगर लेवल उससे बहुत हद तक कंट्रोल रहता है। बल्कि इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं, कोई भी जब आप मील लेते हैं, वो आपका नाश्ता है, दोपहर का खाना है या रात का खाना है। अब जो मॉडर्न रिसर्च है वो ये कहती है कि आपको 5 से 7 मिनट आपको जेंटल वॉक करनी है। वो आपका शुगर लेवल को, जो आप में स्पाइक्स आती हैं शुगर की, वो स्पाइक्स नहीं आएंगी। ठीक है। आपका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं इसमें। आप देखें, डायबिटीज़ जो है ये पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, और सबसे ज़्यादा जो इसका इफ़ेक्ट है वो आइज़ के ऊपर है, किडनीज़ के ऊपर है, हार्ट के ऊपर है। आपके जो पेरिफेरल मसल्स हैं, जैसे हाथ पाँव हैं, पेशेंट आगे कहता है जी वो सो जाते हैं। सो जब ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं तो आपने देखा होगा कि मरीज़ों के अंगूठे काटने पड़ते हैं, उंगलियां काटनी पड़ती हैं, जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल गैंग्रीन। तो इसकी रीज़न क्या होती है कि जो नर्व्स हैं वो डिसेंसिटाइज हो जाती हैं। पेशेंट को पता ही नहीं चलता। मैंने ऐसे भी पेशेंट देखे कि वो हीटर के आगे बैठा है और उसने अपना पाँव जला लिया और उसको हीट महसूस ही नहीं हुई, और उसके बाद एम्पुटेशन पे जाना पड़ा। तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। और मैं बल्कि आपके प्रोग्राम के वसात से ये कहूँगा कि हम डायबिटीज़ में जाने से अपने आप को बचा सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? अगर हम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें, अपना खाना पीना ठीक कर लें, सिर्फ 2 चीज़ें। लाइफस्टाइल में फिर मैं वही बात करूँगा, आपको हफ्ते में 6 दिन वॉक करनी है, किसी भी मौसम में। इवन लोग कहते हैं फॉग के वेदर में आप वॉक नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ सर्दी है, गर्मी है, हबस का मौसम है, जैसे बरसात में होता है, आप किसी भी मौसम में, ये नहीं हो सकता कि आप इसको डिसकंटिन्यू करें। मैं अपनी हैबिट बताता हूँ, मैं कहीं पे भी, मुझे कहीं जाना भी पड़ता है आउट स्टेशन, तो मेरे जोगर्स मेरे साथ होते हैं, मुझे वॉक करनी है। बिल्कुल। और मुझे 6 डेज अ वीक वॉक करनी तो पहली बात तो ये है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है। दूसरी बात, जैसे मैंने अर्ज की थी कि आपको 8 घंटे की नींद लेनी है। एक बुजुर्ग है, वो फरमाते हैं कि सोना भी एक काम है, जिसको सोने को हम लग्जरी समझते हैं। दिस इज बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ। तो 8 घंटे की नींद आपको पूरी करनी है हर हाल में। और फिर तीसरी बात आ जाती है कि आपने स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस से आप अपने आप को बेहतर नहीं कर रहे होते, आप अपनी पूरी हेल्थ को स्ट्रेस की वजह से ख़राब कर लेते हैं। और फिर आपका जो डाइटरी पैटर्न मैंने बताया, उसमें बल्कि मैं स्पेशली मैं आपके प्रोग्राम के वसात से एक बात कहना चाहूँगा। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, जो SAUT वाले, जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट, उनका हॉस्पिटल है गंबट में, वो बता रहे थे कि उनके पास जो बच्चे आते हैं वो रीनल फेलियर के साथ आ रहे हैं। मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है बड़ी दर्द के साथ कि उनको जूसेस ना दें, उनको सलांटी चिप्स ना दें, उनको पैक फूड ना दें, उनको कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस ना दें, उनको ये गोलियां, टाफियां, सलांटी चिप्स ना दें। ये उनके गुर्दों के लिए बेइंतहा नुकसानदेह हैं। और ये जो अब हम कह रहे हैं कि हम दुनिया में पहले नंबर पे आ गए हैं डायबिटीज़ में, ओनली बिकॉज ऑफ दिस जनरेशन। हमने द प्रोसेस्ड फूड, ऑफ कोर्स, फिर हमें पिज़्ज़ा चाहिए, फिर हमें बर्गर्स चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जो घर का बना खाना है, मैं क्लिनिशियन भी हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं देखता हूँ ये एक ही बात पेरेंट्स आके कहते हैं कि जी हमारे बच्चों को आप गाइड करें।
भाई सिर्फ डॉक्टर नहीं गाइड कर सकता, तरबियत घर से शुरू होती है। पेरेंटिंग जो है वो आप लोगों की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आपने उसको देखना है कि वो बच्चा जो है वो किस साइड पे जा रहा है। 16 साल की उम्र में डायबिटीज़ के साथ, हाइपरटेंशन के साथ इवन बच्चे आ रहे हैं। इवन इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जो है अब वो यंग एज में आ गई। तो हमें अगर अपनी नस्ल को, अपने लोगों को बचाना है तो फिर हमें हेल्दी फूड की तरफ जाना। बिल्कुल। अच्छा सर, अभी थोड़ी देर पहले आपने स्ट्रेस की बात की थी। ऐसा सुनने में आता है कि स्ट्रेस, एंजाइटी, ये टेंशन वगैरह जो है ना, ये शुगर की खुराक होती है। किस हद तक सच्चाई है इस बात में? आप देखें, ये जो क्रोनिक डिजीज़ है वो सारी की सारी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। कहा जाता है कि जो डायबिटीज़ है इसकी जो सिस्टर कंसर्न वो हाइपरटेंशन है, और उसके बाद फिर इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ है। तो ये तीनों बीमारियां स्ट्रेस ओरिएंटेड है। अच्छा सर, अगर हम बात करें कि जब शुगर पेशेंट्स को हम देखते हैं तो अगर उनको कोई ज़ख़म हो जाता है, कोई चोट लगती है, तो वो बहुत देर से हील होता है, तो इसके पीछे क्या वजह होती है? हीलिंग प्रोसेस स्लो क्यों हो जाता है? देखें, एक तो ये कि शुगर लेवल जितना ज़्यादा होगा बॉडी के अंदर उतना ज़्यादा आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ होगी, नंबर 1। नंबर 2, जब मैं पहले अर्ज़ की थी, जो पेरिफेरल आपकी न्यूरोपैथी है वो इसको प्रमोट कर रही होती है। तो हमें डायबिटीज़ के बारे में कहा जाता है कि इन लोगों को अपने फेस से ज़्यादा अपने पाँव का ख्याल रखना है। तो हमें फोकस करना है कि हमारे पाँव पे कोई चोट ना लग जाए, क्योंकि वो फिर ज़ख़म हील होने में एक तो ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, दूसरा न्यूरोपैथी हो चुकी होती है। तो वो दोनों चीज़ें जो है इसकी हीलिंग में डिलेड हीलिंग का बायस बनती है। तो सर, स्मोकिंग कितना इफ़ेक्ट करती है डायबिटिक पेशेंट्स को? देखें, स्मोकिंग इफ़ेक्ट करती है लंग्स को, और लंग्स आपका जो है वो मेन सप्लाई है ब्लड की पूरी बॉडी के लिए। तो जब भी आपके लंग्स इफ़ेक्ट होंगे तो पूरी बॉडी इफ़ेक्ट होगी। तो डायबिटीज़ में पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ चल रही है उसकी ब्लड सप्लाई भी और नर्व सप्लाई भी। तो जब लंग्स इफ़ेक्ट होंगे तो वो डेफिनेटली इफ़ेक्ट करेंगे आपके पूरी बॉडी। अच्छा सर, पाकिस्तान में ऐसे कौन से इकदाम हैं जो लोगों को अवेयर करने के लिए उठाए जा रहे हैं डायबिटीज़ के हवाले से? कुछ है ऐसा, कोई स्क्रीनिंग हो रही है, कोई वर्कशॉप्स हैं? मैं उसमें अर्ज़ करूँ, जो हमारी सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डिस्बर्स करने के लिए हमारे जो CEO हैं शोएब जावेद हुसैन, उनके एडवाइस के मुताबिक हम मंथली डायबिटीज़ कैंपेन कर रहे हैं। हमने ये सिलसिला शुरू किया था नवंबर 2024 में, अगला कैंप हमने दिसंबर में किया, फिर जनवरी फरवरी में, उसके बाद रमज़ान शरीफ का गैप था, उसमें मार्च में हमने कैंप नहीं किया। तो अगला कैंप हमारा अप्रैल में था और अब जुलाई में फिर हम कैंप कर रहे हैं। ठीक है। पहला कैंप बड़ा सिंबॉलिक था जिसमें हमने 1200 के करीब लोगों की स्क्रीनिंग की, और फिर नेक्स्ट कैंप पे हमें 3800 तक गए, और पिछला कैंप जो हमने अप्रैल में किया उसमें 1,12,000 से ज़्यादा लोगों की हमने स्क्रीनिंग की। दैट वाज पैन पाकिस्तान। अभी ये जो कैंप जिसका आज दूसरा दिन है और मैं अभी 3 हॉस्पिटल्स को विज़िट करके आ रहा हूँ, तो हमारा नंबर जो है वो 50,000 से ज़्यादा है 2 दिनों में जो हमने स्क्रीनिंग की है, और टारगेट हमारा 1 लाख लोगों को स्क्रीन करने का है पैन पंजाब। तो ये हमारा एक मैसेज है। उस कैंप में हम सिर्फ स्क्रीनिंग नहीं कर रहे, हम वहाँ पे न्यूट्रिशनिस्ट को एंगेज करते हैं। जो लोग वहाँ पे डायबिटीज़ वाले डायग्नोज होते हैं उनको हम बताते हैं कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना। और इसी तरह से हमने कैंप के अंदर अवेयरनेस मटेरियल रखा है, वो लोगों को प्रोवाइड करते हैं। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ें आप फ्रीली खा सकते हैं, कौन सी चीज़ें आपने कम खानी है, ठीक है, और वो फूड जो नहीं खानी वो भी उसमें मेंशन होते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये सिर्फ जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सिर्फ स्टेट लाइफ की नहीं है। हर इदारे को CSR के लिए अपना फंड इंगेज करना चाहिए। बल्कि एक मैं और आपके चैनल के साथ से बात करूंगा। आज मैंने 2-3 हॉस्पिटल से ये रिक्वेस्ट भी की है। रशिया की जो स्टेट्स हैं वहाँ पे उन्होंने अपने जो प्ले ग्राउंड्स हैं वहाँ पे उन्होंने वो सारी चीज़ें रखी होती हैं जिनसे आप जिम में जाके इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। तो मैं हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप हॉस्पिटल्स के अंदर जिम जो है वो ज़रूर डेवलप करें। तो मुझे पता चला 2 हॉस्पिटल का कि जी उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर जिम तो ज़रूर बनाए हुए हैं लेकिन उनकी बड़ी अच्छी खासी फ़ी रखी हुई है। अच्छा, तो फिर उससे आप प्रमोट कैसे करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपने जिम बनाने हैं तो फिर जिम को आपको फ़ी फ्री करना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर आप जो आपका CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर आप उसको डिस्बर्स करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ हम हमारे सारे इदारों को वो पब्लिक में तो काम हो रहा है, प्राइवेट सेक्टर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलना होगा। और यहाँ मैं एक छोटी सी और बात अर्ज कर दूँ। आप देखिए अब 2 काम गवर्नमेंट कर रही है, डायलिसिस
चीफ मिनिस्टर का एक इनिशिएटिव है जिसमें 20,000 से ज़्यादा लोगों को फ्री डायलिसिस की सहूलत दी जा रही है। ठीक है। हफ्ते में 2 दिन हो 3 दिन हो, 10 लाख रुपया एक पेशेंट के लिए मुख्तस किया गया है। अच्छा, फिर इन्हीं पेशेंट में जो पेशेंट ट्रांसप्लांट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो उनके लिए रीनल ट्रांसप्लांट भी गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया। लेकिन क्या यही काम हमने करना है कि गुर्दे फेल हों तो डायलिसिस पे जाया जाए और फिर डायलिसिस पे ट्रांसप्लांट पे जाया जाए? हमें बेसिकली इस इन्फ्लक्स को रोकना है। बिल्कुल। वो इन्फ्लक्स जो डायबिटीज़ के नतीजे में पहले डायलिसिस पे जाता है और फिर रीनल ट्रांसप्लांट पे जाता है। तो हमें कोशिश करके, क्योंकि दुनिया जो काम कर रही है वो प्रिवेंशन के ऊपर कर रही है। अच्छा डॉक्टर नूर, अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज जो है वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लोग अक्सर इसलिए भी पीछे हट जाते हैं कि हमारे लिए तो ये अफोर्डेबल ही नहीं है। तो ऐसा में एक सेहत कार्ड है, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, सेहत कार्ड के हवाले से एक बात जो सुनने को मिलती है कि शायद ये बंद हो गया है। हाँ जी। इस वक्त सेहत कार्ड 157 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अक्रॉस पंजाब चल रहा है और इसी तरह से 110 हॉस्पिटल पब्लिक सेक्टर के जिनमें सेहत कार्ड के ऊपर डायलिसिस की सहूलत भी मौजूद है और ट्रांसप्लांट की सहूलत भी मौजूद है। अब ट्रांसप्लांट में 4 ट्रांसप्लांट है और 1 इम्प्लांट है। उसमें रीनल ट्रांसप्लांट हो रहा है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट हो रहा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो रहा है। ये 4 ट्रांसप्लांट है। ठीक है। और 5वां बच्चों के लिए वेस्टिबुलो कॉकलियर इम्प्लांट हो रहा है। तो ये फ्री ऑफ कास्ट है। लाहौर के 15 हॉस्पिटल हैं जो रीनल ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, 3 हॉस्पिटल हैं जो कॉकलियर के ऊपर काम कर रहे हैं, इसी तरह कॉर्निया के ऊपर काम हो रहा है। और बोन मैरो चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है वो थैलासीमिया के मरीजों के लिए बोन मैरो की फैसिलिटी उन्होंने इंट्रोड्यूस की है। इस वक्त कोई 12-13 बच्चों का बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो चुका है। और यहाँ हम एक छोटी सी बात और अर्ज कर दूँ, जी। वो बच्चे जो थैलासीमिया पे हैं जिनको महीने में 1 दफ़ा 2 दफ़ा ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी जाती है, चीफ मिनिस्टर स्पेशल हेल्थ इनिशिएटिव के आने के बाद उन बच्चों का जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो जाता है उनको फिर ब्लड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अच्छा, सेहत कार्ड के हवाले से हम ये सुनते हैं कि सेहत कार्ड जो है वो इमरान खान ने स्टार्ट किया था, तो इसके पीछे कोई स्टोरी है, आप क्या क्लियर करना चाहेंगे? मैं थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बता दूँ। 2015 में KPK ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि फिर ये 13 डिस्ट्रिक्ट में पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने इसको जारी किया और 4 डिस्ट्रिक्ट में KPK गवर्नमेंट ने अपने तौर पे अपने KPK में स्टार्ट किया था। फिर इसका दायरा कार मज़ीद बढ़ाया गया तो फिर ये 17 डिस्ट्रिक्ट में पंजाब में रोल आउट हो गया। उसके बाद जब गवर्नमेंट आई है 2018 में तब इसको यूनिवर्सल किया गया। तो फिर यूनिवर्सल ये था कि ये पूरे पंजाब में ये तमाम डिस्ट्रिक्ट में जो 36 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें इसको शुरू किया गया। ठीक है। और इस वक्त ये बलूचिस्तान में, पूरे बलूचिस्तान में काम कर रहा है हेल्थ कार्ड। इसी तरह से पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहा है और KPK के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इस वक्त ये काम कर रहा है। इस वक्त AJK में और इस्लामाबाद में और GB में हेल्थ कार्ड नहीं है, सिंध में हेल्थ कार्ड नहीं है। लेकिन सिंध में कॉरपोरेट में जो सिंध पुलिस है उनकी 1,25,000 फैमिलीज़ वो कार्ड के ऊपर हैं जो कॉरपोरेट हेल्थ कार्ड है। और इसी तरह से वहाँ पे जो सिंध का सिविल सेक्रेटेरिएट के एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी कॉरपोरेट हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो स्टेट लाइफ के तवस्सुत से दी जा रही है। अच्छा सर, इस प्रोग्राम में कितनी अमाउंट जो है वो अवेल कर सकते हैं, इलाज फ्री हो सकता है उस अमाउंट में? अभी जैसे मैंने ट्रांसप्लांट की बात की तो ट्रांसप्लांट में तो लिवर ट्रांसप्लांट में 50 लाख रुपया है एक पेशेंट के लिए। रीनल ट्रांसप्लांट में 23,50,000 रुपया है। बोन मैरो का जो ट्रांसप्लांट हो रहा है वो 20 लाख से 40 लाख रुपया उसके लिए मुख्तस किया गया है एक पेशेंट के लिए। और इसी तरह कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो है उसके लिए 3 लाख रुपया है। और अगर मैं सेहत सहूलत प्रोग्राम की बात करूं या जैसे मैं SSP की बात करते हैं तो उसमें 4 लाख रुपया बड़ी बीमारियों के लिए और 60,000 रुपया जो लो कास्ट ट्रीटमेंट है उसके लिए रखा गया है। डॉक्टर नूर, सेहत कार्ड का क्राइटेरिया क्या है, कौन लोग एलिजिबल होते हैं इसके लिए? एक्चुअली ये भी एक मिथ है जो बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मैं हेल्थ कार्ड बनवाना चाहता हूँ। बेसिकली हेल्थ कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका शनाख्ती कार्ड या बेफॉर्म, बच्चों के लिए बेफॉर्म, बड़ों के लिए शनाख्ती कार्ड, अगर वो पंजाब के रेजिडेंट हैं तो वो अपने शनाख्ती कार्ड के साथ ये बेफॉर्म के साथ हमारे जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं, जैसे मैंने अर्ज़ की 157 पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स हैं और 110
पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं जो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में मैं इसमें बता दूं कि उसमें अब डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की सहूलत दी जा रही है। बाकी जो इलाज है वहाँ पे पब्लिक सेक्टर में वहाँ पे बेफाम और शनाख्ती कार्ड भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इसके बगैर ही तमाम लोगों का इलाज मुफ्त किया जा रहा है। लेकिन हेल्थ कार्ड के लिए अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो 157 हॉस्पिटल्स में बेफाम के साथ या आप शनाख्ती कार्ड के साथ हमारे हेल्थ डेस्क पे जाएंगे, वो आपको उसी के ऊपर वो फ्री ऑफ कास्ट इलाज जो है वो मुहैया किया जाएगा। इसमें एक बात मैं और अर्ज कर दूं कि इसमें ट्रामा की सूरत में किसी किस्म की को पेमेंट नहीं है, मेडिकल केसेस में कोई को पेमेंट नहीं है। इसी तरह से अगर किसी का दाखिला आईसीयू में या सीसीयू में या फिर कोई वेंट पे पेशेंट है तो उनसे किसी किस्म की कोई को पेमेंट नहीं ली जाती। और इसी तरह कैंसर का इलाज 100% फ्री किया जाता है। तो बाकी बीमारियों में 50% को पेमेंट के साथ जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। और एज की भी शायद कोई रोक टोक नहीं है, बच्चे बड़े सब अवेल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने अर्ज की बेफॉर्म की तो वो बच्चों के लिए है और बड़ों के लिए जो है वो CNIC है, इसमें एज लिमिट कोई नहीं। ठीक है। अच्छा सर, लास्टली आज के टॉपिक के हवाले से हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो चूँकि अवेयरनेस कैंपेन से आ रहा हूँ इस वक्त, तो मेरा एक ही मैसेज है कि इस ज़िंदगी को सेहतमंद ज़िंदगी बना के गुजारना चाहेंगे और उसके लिए ज़रूरी है कि अपने खाने पे फोकस करें, अपने आराम पे फोकस करें। काम के टाइम काम करना है और आराम के टाइम आपको आराम करना है। आपने जंक फूड को अवॉइड करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना है और जितना हो सके बेकरी आइटम को डिस्करेज करें। हमारे रोज़मर्रा के जैसे बर्थडेज होती हैं, हमारे जो गेट टुगेदर्स होते हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, इवन शादी ब्याह की तकरीबात, हेल्दी फूड की तरफ आएँ ताकि आप हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर सकें। हर बीमारी का हल जो है वो लाइफस्टाइल में छुपा है, आपकी डाइट में छुपा है, तो उसको बिल्कुल सही तरीके से ज़रूरी अवेल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आज का टॉपिक हमारा बहुत इन्फॉर्मेटिव था और ज़रूरी था कि लोगों तक हम ये सारी बातें पहुँचाते। थैंक यू सो मच। और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।